चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी की थ्योरम्स लिख ली थी और उसके बाद आज से डिस्कस करना है सिमिलरिटी, समरूपता। कॉन्ग्रुएंसी समझने के बाद समरूपता में कुछ चीजें जोड़ लेंगे तो समरूपता भी समझ में आ जाएगी। बड़ी सिंपल बात है, हमने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था कि जब हमें इक्वलिटी मिलती है तो हम सिमिलरिटी नहीं देखते हैं। भाई जब हमें इक्वल चीजें मिल रही होती हैं तो उनमें फिर तुलना करते समय इक्वलिटी मिल गई तो फिर कुछ और तरीके से काम चलाने का प्रयास नहीं करते। जब हमें इक्वलिटी की बात नहीं मिलती तो हम उनमें कुछ और काम चलाने का प्रयास करते हैं कि ठीक है, अनुपातिकता मिल रही है, उनमें अंतर समान है या कुछ भी ऐसा, उससे काम चलाते हैं। तो सिमिलरिटी देखते समय हमें क्या मिलता है कि जब ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं तो समरूप होने पर उनकी अनुपातिकताएं बराबर होती है। जैसा कि हमने एक एग्जांपल दिया था कि आप जीरोक्स कराने गए, आपने फोटोकॉपी वाले से कहा कि इसको आधा कर दी तो उसने 50% लेस किया मान लेते हैं, तो सब चीजें जितने भी टर्म्स थे वो सब आधे आधे हाफ हाफ के केस बना लेंगे, तो इसे हम सिमिलरिटी कहते हैं। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो कुल कि अगर मान लीजिए दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हैं, कि हमने देखा कि एक ट्रायंगल आपका एबीसी मिला और एक दूसरा ट्रायंगल आपका डीएफ मिला, तो ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीएफ के सिमिलर होने पर हमें बात है कि उनकी भुजाएं अनुपातिक होंगी। ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ। हम पाते हैं कि वहां पर उनकी भुजाएं अनुपातिक पाई जाएंगी। ठीक, सिमिलर होने पर भुजाओं के साथ साथ संगत माध्यिकाएं भी इसी अनुपात में पाएंगे, इक्वल टू ए एम अपॉन ए डी एन। और ये मान लेते हैं कि दीज आर द मीडियंस, ये आपकी मीडियंस या माध्यिकाएं हैं। यही अनुपात उनके एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ में भी पाया जाएगा कि अगर उनके एंगल बाइसेक्टर्स की लेंथ ड्रॉ की गई तो ऐसी स्थिति में भी यही होगा। ये आपका x है, मान लेते हैं ये आपका y है, तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए तो ax अपॉन dy में भी वही अनुपात होगा संगतता के साथ, क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि a है और जो d है वो आपस में करस्पॉन्डिंग है। नहीं तो यहां से मीडियन तो फिर यहां से मीडियन, इस वाले में यहां से मान लो एंगल बाइसेक्टर, तो इसमें भी यहां से एंगल बाइसेक्टर, तो ये आपके एंगल बाइसेक्टर्स मान लेते हैं, हमने ड्रॉ किए एंगल बाइसेक्टर्स। उसी तरह से एल्टीट्यूड शीर्ष लंब भी उसी अनुपात को प्रदर्शित करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जब हम शीर्ष लंबों को ड्रॉ करेंगे तो शीर्ष लंब भी उसी अनुपात को प्रदर्शित करेंगे। मान लो ये आपने ड्रॉ किया, ये आपका एल है और ये आपका मान लेते हैं पी है, 90 डिग्री और 90 डिग्री, तो आपका जो ए एल होगा वो आपका डीपी के अनुपातिक पाया जाएगा। इन्हें हम शीर्ष लंब कह रहे हैं, ये आपके परपेंडिकुलर है। ठीक, बराबर होगा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डीईएफ। तो इस तरह अनुपात जो आपका पेरीमीटर होगा वो भी इससे अनुपात में हो। क्लियर? लेकिन अगर सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया के बीच संबंध देखा जाए तो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सिमिलरिटी होने पर जो हमारा ट्रायंगल एबीसी जो था वो आपका सिमिलर पाया गया था, मतलब दिया गया था ट्रायंगल डीईएफ के, ट्रायंगल डीईएफ के, तो अगर एबीसी और डीईएफ आपस में सिमिलर पाए गए तो समरूपता होने पर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ का जो अनुपात होगा वो इस अनुपात का वर्ग होगा, ए बी अपॉन डी
का होल स्क्वायर बराबर BC अपॉन EF का होल स्क्वायर बराबर AC अपॉन DF का होल स्क्वायर और बराबर AM जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा अप टू डेट है उस सबके अनुपात का वर्ग होगा। ये सिमिलरिटी में पाई जाने वाली अगली बात है। जब त्रिभुज आपस में समरूप होंगे तो ये बात भी पाई जाएगी। कभी कभी हमें लगता है कि ये बात तो समझ में आती है, आपने बताया कि भाई फोटोकॉपी वाला एग्जाम्पल एक सरलता समझा दिया तो हमारे लिए पर्याप्त है भाई, ठीक है, हाँ आधा आधा हो तो रहा है सब, तो अनुपातिकता मान लें। बट एरिया वाली बात में स्क्वायर मानने का मन नहीं करता कि कैसे हुआ, मतलब स्क्वायर वाली बात करें तो कुछ पॉइंट समझ लिए तो इस बात में भी डाउट नहीं रहेगा। देखो जैसे मान लो ये आपका ट्रायंगल ABC है और ये आपका ट्रायंगल DEF, ये आपस में सिमिलर है। ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, ऐसा ऑलरेडी हमें पता है। नहीं पता होगा तो थ्योरम्स टू प्रूव सिमिलरिटी से सिद्ध करेंगे, नहीं सिद्ध कर पाएंगे तो नहीं लगा पाएंगे। सिमिलरिटी या तो दी जाए, ना दी जाए तो हम सिद्ध कर पाए। अब दी भी ना जाए हम सिद्ध भी ना कर पाए तो नियम किस बात का यूज करेंगे, यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने बात तो ठीक लगी। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लेते हैं कि हमें समरूपता दे दी गई, हमने सिद्ध कर ली है, तो उस स्थिति में ट्रायंगल सिमिलर है। समरूप होने में बात क्लियर है, अभी पीछे भी समझा कि इसमें जो स्टैटिक लेंथ होंगी, चाहे वो साइड्स हो, चाहे वो मीडियंस हो, चाहे वो एल्टीट्यूड्स हो, चाहे वो एंगल बाइसेक्टर्स हो, उसी अनुपात में, और उसके लिए बहुत प्रैक्टिकली हमने आपको कल की क्लास में डिस्कस किया था। ठीक, अब हम अगली बात पे आते हैं कि अगर एरिया में हमें सिद्ध करना है कि समरूप एरिया स्क्वायर है तो ये बात कैसे सिद्ध की जाए। एक बात बताइए, क्या ये कहने में कोई प्रॉब्लम है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का अनुपात देखा जाए, इसमें हाइट को हम मान लेते हैं कि ये H मान लिया और ये आपका K मान लिया, ठीक। एल्टीट्यूड इसका आपका AH मान लिया, उसका एल्टीट्यूड आपने DK मान लिया, तो AH और DK हमने एल्टीट्यूड अज्यूम कर लिए। तो क्या ये कहने में कोई प्रॉब्लम है कि 1/2 BC इंटू AH अपॉन 1/2 EF इंटू DK है कि नहीं? बोलो, इस बात को कहने में कोई प्रॉब्लम है? आई थिंक कोई समस्या नहीं है। अब आप ये हाफ से हाफ तो एलिमिनेट हो जाएगा। अब एक बात बताओ कि क्या ये बात कहने में कोई प्रॉब्लम है कि ट्रायंगल जो आपका ABH होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल AEK के होगा? DEK के सिमिलर होगा। क्यों? जरा देखो, सिमिलरिटी में जब हम आगे पढ़ेंगे तो एंगल्स की बात करें तो ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल परपेंडिकुलर, दो एंगल मिल जाए समरूपता हो जाती है, तो ये इसके सिमिलर पहले से। तो ऐसा अगर हुआ तो हम कह पाएंगे कि AB अपॉन DE बराबर AH अपॉन DK, ये हो जाएगा। बट वी नो दैट कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF, इसलिए AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF, ठीक। ये आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड और ये आपकी थर्ड। भाई ये सिमिलरिटी हमने पाई कि भाई सिमिलरिटी होगी, तो हमने कहा कि भाई AB और DE का जो अनुपात है वही अनुपात AH और DH का भी होगा, वही आपका BH और EK का भी होगा। लेकिन BH EK वाली बात को कोई जरूरत नहीं, तो उसको छोड़ दिया, लेकिन इन दोनों को पकड़ा। लेकिन पूरा ट्रायंगल और पूरा ट्रायंगल आपस में ऑलरेडी सिमिलर है, तो अभी हम पा चुके हैं पीछे की समरूपता होने पर उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं। तो उस कंडीशन में AB अपॉन DE को BC अपॉन EF कहा जाए, इसमें कोई समस्या नहीं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो उस स्थिति में फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से ये AB बराबर, तो हम कह पाएंगे AH अपॉन DK इक्वल्स टू BC अपॉन EF। इक्वेशन नंबर 4, पुट 4 इन फर्स्ट, फोर्थ के डेटा को फर्स्ट में रखने का ट्राई करिए, तो आप पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का जो अनुपात होगा
वो आपका जब आपका BC अपॉन EF तो पहले से है, और ये जो आपका AH अपॉन DK है, AH अपॉन DQ, उसकी जगह BC अपॉन EF रख देंगे, तो BC अपॉन EF इंटू BC अपॉन EF, तो आप कह पाएंगे BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर। बस एक बार कहना पर्याप्त था। जब ये एरिया BC अपॉन EF के स्क्वायर बराबर, फिर ये सब बराबर है, तो किसी के भी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो किसी भी समरूप त्रिभुजों का ये आपका प्रूव हो गया, जो बात आप सिद्ध करना चाहते हैं कि किसी भी त्रिभुजों के समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं, माध्यिकाओं, कोण समद्विभाजकों के अनुपात का वर्ग होता है। ये बात भी सिद्ध हो गई, नहीं यही बात समझ में? तो इस सिमिलरिटी में उनके समरूपता के बाद उनके एरिया के बीच होने वाला संबंध हुआ। बोलो क्लियर, कंफर्म है? कोई डाउट? हाँ तो डाउट। बहुत सरल सरल बातें बहुत सरलता से डिस्कस हो रही, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट आपका सिद्ध हो गया। तो अभी सिमिलरिटी में मिलने वाली बेसिक बातें जो सिमिलरिटी होने पर आपको मिल जाती हैं, ठीक। उसके बाद सिमिलरिटी सिद्ध करने के उपाय हैं, मतलब प्रूवमेंट टू प्रूफ टू सिमिलरिटी को सिद्ध करने के उपाय, उन पर बात करेंगे। और उसके बाद सिमिलरिटी में कुछ कुछ थ्योरम्स हैं जिन पर स्पेशली ध्यान रखना होगा, उससे बात करेंगे। तो सिमिलरिटी हेडिंग आप डाल चुके, तो उसके अकाउंट लिखिए। बाकी बातें मैं लास्ट क्लास में समझा चुका हूं, ठीक। लिखें, समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। इन सिमिलर ट्रायंगल्स देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। समरूप त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाएं आनुपातिक होती हैं। भुजाओं का यह अनुपात संगत माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों, कोण समद्विभाजकों और परिमापों के भी बराबर होता है। तो भुजाओं का यह अनुपात संगत माध्यिकाओं, शीर्ष लंबों, कोण समद्विभाजकों और परिमापों आदि के अनुपात के भी बराबर होता है। आदि के भी बराबर होता है। दिस रेशियो, फुल स्टॉप लगा के लिखेंगे, आर प्रोपोर्शनल होगा। दिस रेशियो इज आल्सो इक्वल्स टू corresponding medians, altitudes, perpendicular bisectors, altitude, angle bisectors and perimeter etc. is also equals to etc. फुल स्टॉप, आगे लिखेंगे। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उपरोक्त अनुपातों के वर्ग के समानुपाती होता है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उपरोक्त अनुपातों के वर्ग के समानुपाती होता है। The ratio of areas of similar triangles is also equals to ratio of areas of similar triangles is equals to squares of above ratio। उपरोक्त अनुपातों के वर्ग के समानुपाती होता है। स्क्वायर्स ऑफ above रेशियो, बस डैश करके इतना लिखेंगे, फिर और आगे बात करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास में जो लोग आ नहीं सकते हैं, जो आ सकते हैं सो फॉर गुड, सबसे बेस्ट है। जो नहीं आ सकते उन्हें ऑनलाइन क्लास मिल जाएगी। बस सलाह इतनी है, इसी में मिल जाएगी, मतलब जो कोर्स आपका है उसी में मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ बच्चों की लिस्ट ली भी थी, उनको मतलब अब जब सभी को देना तो एक प्रॉपर वैसे वे में दे दिया जाएगा, उसी कोर्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन बस इतना है कि रेगुलर एक क्लास उसको रोज कंप्लीट करें।
डेली की डेली। आपने कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ा या नहीं पढ़ा अलग बात है, आपने 12th किया होगा, आपका सोचने का स्तर वहां तक मेंटेन है, क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब उस समय आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ ली हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो किसी से कनेक्टेड नहीं है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी स्टैटिक्स डीआई, ये एक बंच है जो कि मतलब अभी आपको अच्छा पढ़ने का मौका मिल रहा है तो पढ़ लीजिए, खत्म कर डालिए उसको। ठीक, एक क्लास रोज आएगी, रोज उसको पढ़ लेना, जो ऑफलाइन नहीं आ सकते। सबसे बेस्ट तो यही कि क्लास में आप उपस्थित हो, समय उतना ही है। अगर नहीं उपस्थित हो सकते तो ऑनलाइन पढ़ेंगे। तो लिखने के बाद एरिया वाला लिखा होगा, इसके बाद दूसरा पॉइंट, इसका तो एक छोटी सी हेडिंग प्रूफ। तो प्रूफ लिख के ये नोट कर लीजिए जल्दी से।
नोट कर लिया। अब उसके बाद नोट कर लिया होगा आई थिंक। थ्योरम्स टू प्रूफ सिमिलरिटी, समरूपता सिद्ध करने की प्रमेय। क्योंकि आपने कॉन्ग्रुएंसी लास्ट क्लास में समझ ली तो सिमिलरिटी कुछ वैसे मिलती जुलती हैं। सबसे पहली है एसएसएस, साइड साइड साइड। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी की इक्वलिटी शो करती है और सिमिलरिटी की प्रोपोर्शनलिटी शो करती है। तो अगर आप ट्रायंगल देखें कि जैसे मान लो एग्जांपल ही आपका ट्रायंगल एबीसी है एक, और एक दूसरा ट्रायंगल आपका मान लो डीईएफ है, तो आपने पाया कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ अगर आपस में सिमिलर हैं, सॉरी, अगर आपस में सिमिलर हैं मतलब अगर हैं, बट ये पाया गया इफ ए बी अपॉन डी इक्वल्स टू करस्पॉन्डिंग बी सी अपॉन ई एफ इक्वल्स टू ए सी अपॉन डी एफ, अगर इक्वल पाया जाता, समानुपाती पाया जाता, देन हम सिंपली कह पाएंगे कि ट्रायंगल आपका ए बी सी दैट विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल डी एफ। ए बी सी ट्रायंगल होगा वो डी एफ ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा, समरूप पाया जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? ये आपकी साइड 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 एसएसएस होने पर पाया जाता है। अगर दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में उनके मध्य में यह अनुपात पाया जाएगा। अगर पाया गया तो ये मत समरूप हो जाएंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट एस ए प्रॉपर्टी। ए प्रॉपर्टी समरूपता की, कोण कोण समरूपता या एंगल एंगल सिमिलरिटी। बड़ी सिंपल है कि अगर मान लीजिए दो एंगल बराबर मिल जाए, सिमिलरिटी होने पर एंगल बराबर पाए जाते हैं। जहां आपने ये लिखा वहां लिख लीजिए साथ साथ के बाद, या कहीं पर भी एंगल ए बराबर एंगल डी बराबर एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल सी बराबर एंगल एफ। भुजाओं में समरूपता होती है, कोणों में समानता होती है। ठीक, क्योंकि आकार अलग अलग है इसी भुजाओं में समरूपता भाई पाई जाएगी, लेकिन कोणों को समान होना पड़ेगा, नहीं तो आकृति वैसी कैसे बनेगी। अगर ट्रायंगल्स कोई छोटी, जैसे जीरोक्स का एग्जांपल है, ट्रायंगल छोटा बड़ा करे तो सिमिलरिटी है, एंगल थोड़े ना बदल जाएंगे, एंगल अगर बदल गए तो सिमिलरिटी ही नहीं बचेगी। ठीक, तो एंगल्स को एक जैसा होना पड़ता है, एंगल्स में कोई अनुपात नहीं होता, एंगल बराबर होते हैं। तो यहाँ वापस आए, अगर आपको सिर्फ दो ही एंगल बराबर मिल जाए, मान लो अगर हम ये पाए कि हमने पाया कि इफ एंगल ए जो है वो आपका एंगल डी के बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल एफ है, एंगल ई है, ठीक है, तो देन हम ये सिंपली कह सकते हैं कि दो एंगल बराबर होने पर समरूपता पाई जाए। क्यों? क्योंकि तीसरा एंगल तो अपने आप बराबर होता है। अगर किसी दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाए तो थर्ड एंगल तो अपने आप बराबर हो, क्योंकि तीनों त्रिभुजों का, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। इस नियम को अगर ध्यान में रखा जाए तो दो एंगल बराबर होने पर तीसरा अपने आप बराबर हो जाता है। तो अगर दो एंगल बराबर पाए गए तो देन स्थिति के हम पाएंगे कि ट्रायंगल जो आपका एबीसी होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल डीईएफ के। जो आपका ट्रायंगल एबीसी होगा और ट्रायंगल डीईएफ होगा वो आपस में सिमिलर पाए जाएंगे। तीसरी एसएएस, साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी। साइड एंगल साइड में प्रॉपर्टी में इस बात का वही ध्यान रखेंगे कि क्या, कि अगर मान लीजिए ट्रायंगल आपका एबीसी है और एक दूसरा ट्रायंगल आपका डीईएफ है,
और ये पाया गया कि ए बी जो है वो आपका डी के अनुपात बराबर ए सी का अनुपात डी एफ के बराबर एंड एंगल ए जो है वो एंगल डी के बराबर है। एंगल ए एंगल डी के बराबर, बीच के एंगल आपस में बराबर, तो दो भुजाओं का अनुपात इक्वल और उनके बीच का द एंगल फॉर्म्ड बाय देम, जो उनका एंगल है उनके मध्य में, ठीक है, तो वो दोनों एंगल आपस में कैसे हो, बराबर हो, कंटेनिंग देम, जो दोनों भुजाओं के बीच में बनने वाला एंगल है वो आपस में बराबर हो। इसीलिए ये ध्यान रखना होगा कि ए एस एस या एस एस ए ऐसा कहना सीक्वेंस अगर अलग है, नॉट करेक्ट। ये सही नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। क्यों, वो हमने आपको बताया था, क्योंकि पॉसिबिलिटी का केस बन जाता है। कांग्रुएंसी पढ़ाते समय ये बात बताई गई थी कि पॉसिबिलिटी का केस बन जाता है तो हो सकता है सिमिलरिटी ना हो, अनुपात फॉलो हो रहा हो, इसलिए एंगल का बीच में होना अति आवश्यक है, जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये पाएंगे कि ट्रायंगल आपके देन ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो सिमिलर पाया जाएगा ट्रायंगल डीएफ के। इस समरूपता की अगली प्रमेय, ठीक, तीन ही प्रमेय, आरएचएस जैसा कोई यहाँ व्यवस्था नहीं, बड़ी सिंपल सी बात है, तीनों साइड का अनुपात इक्वल, दो एंगल बराबर या दो साइड्स और बीच वाला एंगल आपस में ऐसी स्थिति पाई जाए तो समरूपता पाई जाती है। यहां पर हमें कोई लैंग्वेज लिखवाने की जरूरत नहीं, आप इन्हीं को लिख लेंगे, ऑटोमेटिकली याद रहेगा। टर्म्स टू प्रूफ सिमिलरिटी, समरूपता सिद्ध करने की प्रमेय। क्या हो गया, नोट करें जल्दी। ए बी का संबंध ईएफ से करते हैं, कर कैसे थे पता होना चाहिए। जब कुछ ना पता हो तो फिगर देखते हैं, जब कुछ ना पता हो तो फिगर देखते हैं। तो अगर ए बी को ईएफ से संबंधित करना है तो फिर ई को यहां और एफ को यहां होना पड़ेगा। हम्म, दिक्कत क्या है, तो आ ही जाएगा ना, करस्पॉन्डिंग देखेंगे नहीं, जैसे ए बी बराबर ई एफ हो गया तो ई उठ के यहां आ जाएगा, बिल्कुल चेंज करेंगे जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर ए का संबंध ई से होगा तो तुरंत घुमा देंगे, बनाओ भले ना लेकिन सोचना वैसे पड़ेगा। एक्चुअली नेमिंग हमने आपको जब आपको लास्ट क्लास डिस्कस की तो हमने कहा करस्पॉन्डिंग देखते समय नेमिंग करस्पॉन्डिंग डेटाबेस के बाद आता है। अगर हम नाम को हर बार ध्यान देंगे तो हम फंस जाएंगे, इसी क्योंकि हर बार ध्यान रखना, जब भी हम एबीसी जाएंगे लेकिन हम देखें करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग देखना डेटा से जाना है, ठीक, कि जो एंगल जिसके सामने उसके सामने भुजा करस्पॉन्डिंग देखी जाएगी, ठीक। जब डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा तो नेमिंग को ध्यान रखना है। अगर मान लो क्वेश्चन ने ये आपने देखा कि भाई दिया गया ए बी जो है वो आपका ई एफ के बराबर, ए बी एफ के बराबर, उसके बाद बी सी जो है वो आपका डी एफ के बराबर,
बराबर या एक करस्पॉन्डिंग जो भी, और ए सी जो है वो आपका डी के बराबर। तो कॉन्ग्रुएंसी लिखते समय अगर आंसर देखेंगे तो ट्रायंगल ए बी सी एक तरफ अगर लिखा गया कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी का संबंध ई एफ से है तो ई एफ यहां आएगा और अपने आप डी अंत में चला जाएगा। दो संभालो, तीसरा अपने आप समझ जाएगा। देखो ए बी डी एफ, बी सी एफ डी, ए सी ई डी या डी, ए का संबंध अपने आप ई से हो जाएगा, बी का संबंध एफ से और सी का संबंध डी से हो जाएगा। ठीक, अब ये तब ध्यान दिया जाता है जब हमारे पास ये एक ऑप्शन में ये लिखा हो और दूसरे ऑप्शन में ये लिखा हो कि ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफ। ठीक, तब ये करेक्ट है क्योंकि दोनों में आपको अंतर दिखाई दे रहा है, और तब आप इस बात पे भी ध्यान देंगे कि उनकी नेमिंग का ध्यान रखा जाए। अदरवाइज अगर ऑप्शन की स्थिति नहीं है और ऑप्शन में आपके पास एक ऑप्शन है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफ, और दूसरा ऑप्शन है ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डीएफ। ठीक, इसका मतलब तब वो चाहता है कि आप नाम पे ध्यान ना दो। अगर कॉन्ग्रुएंट है फिर उसने कहा सीक्वेंस इंपॉर्टेंट, तो आपने देखा कि ऑप्शन की स्थिति कह रही सीक्वेंस नॉट इंपॉर्टेंट, जो है उनका फीचर इंपॉर्टेंट है, उनकी क्वालिटी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो कॉन्ग्रुएंट है। एबीसी डीएफ कॉन्ग्रुएंट है, इतना ही सफिशिएंट है, नाम पर ध्यान नहीं देना है। ऑप्शन ने आपको इस तरफ डिनोट किया, तब आप ये आंसर करेक्ट करेंगे। कॉन्ग्रुएंसी वो भी प्रदर्शित करता है, कॉन्ग्रुएंसी वो भी प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन खुद आपको इशारा करेगा कि मैं नाम पे भी ध्यान देना चाहता हूं। एक नाम भी आप लिखें तो करस्पॉन्डिंग का ध्यान रखते हुए लिखें। मैं ये कह रहा हूं कि आपको नाम लिखते समय करस्पॉन्डिंग की आदत नहीं डालनी है, नहीं तो पूरी ज्योमेट्री में हर बार फिगर बनाते समय फंसोगे कि करस्पॉन्डिंग को ध्यान रखते हुए फिगर बनाओ। मतलब मेरा अपना एक्सपीरियंस है। ठीक, कि जब आपको ये पता होगा कि ट्रायंगल एबीसी डीएफ के सिमिलर है तो पहले बनाओगे एबीसी डीएफ, झटके में बनाओगे। एबीसी डीएफ नाम रख दो फटाक से, फिर डेटा उठा के रखोगे। ठीक, लेकिन अगर आपको नहीं आपको करस्पॉन्डिंग में ध्यान रखना है तो फिर देखो ए किसके करस्पॉन्डिंग है, मतलब ई के, तो ई ऊपर ले जाओ। ये सब हम बाद में देखेंगे, ना फिगर ना नाम, ये दोनों ही हम पहले यूज नहीं करेंगे। अगर हमें जरूरत नहीं है तो ये बात हमारे लिए बेकार है। ठीक, जिन प्रश्नों की आप बात करें उन प्रश्नों में यही पूछा ही गया था कि क्या तुम्हें ये आता है, बाकी कुछ पूछे नहीं गया। वो करस्पॉन्डिंग की बात सिर्फ पूछना चाह रहा था, तो हम पहली लाइन में खत्म कर चुके हैं। तो वो प्रश्न अलग है ना, उन प्रश्नों को आप ऐसे टिक कर लेंगे। उन प्रश्नों के चक्कर में पूरी ज्योमेट्री में नेमिंग का ध्यान नहीं रख पाएंगे, नहीं तो बहुत हमारे लिए बड़ी कठिन समस्या हो जाती है कि हर बार हम फिगर बनाते समय सोचें कि ए हमने ऊपर रखा है और ए अगर मान लो क्यू के सिमिलर है या ए जो है वो जी के सिमिलर बता लो, ऊपर ले जाओ उसको, नहीं भी गलत हो गया, हटाओ दूसरा बनाओ। ये सब कुछ नहीं, फंस जाओगे, हर बार ध्यान नहीं रखते। इसलिए इनका नेमिंग और फिगर का ध्यान सिर्फ तब रखा जाएगा जब हमें वास्तव में उसकी जरूरत हो कि नहीं नेमिंग इंपॉर्टेंट है। क्या ये गलत है? नहीं, ये भी सही है। लेकिन अगर नेमिंग वाला दूसरा ऑप्शन जिसमें ए बी ई एफ के ए बी और ई एफ करस्पॉन्डिंग भी शो कर रहा था वो भी ऑप्शन में अवेलेबल होता, तब फिर उस बात पे हमारा ध्यान जाता और वो तुरंत ऑप्शन में नजर आएगा कि क्या वो करस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग नेमिंग करना चाहता है या नहीं करना चाहता। ये गलत नहीं लिखा है, इसमें करस्पॉन्डिंग का ध्यान नहीं रखा गया है। मेरी बात समझ गए होंगे आई थिंक आप। तो नेमिंग की करस्पॉन्डिंग की आदत मतलब जिन प्रश्नों में आप फंसे उनके चक्कर में हम पूरी बात को बदलते नहीं है। ठीक, और बताइए कुछ हो और कोई किसी मन में कोई बात? ठीक, ये नोट हो गया है।
चलिए, तो कुल मिलाकर सिमिलरिटी की बात, जो सिमिलरिटी प्रूव करने की बात है वो पूरी हो गई, और सिमिलरिटी से हमें क्या क्या कहते ही मिल जाता वो मिल गया। उसके बाद सिमिलरिटी की सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रमेय, दैट इज थेल्स थ्योरम, आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक, देखें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, शॉर्टकट में बीपीटी कहते हैं, जब हम 10th में बार बार लिखते हैं, और इसको थेल्स थ्योरम के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्या है, बड़ी सिंपल सी बात। थेल्स प्रमेय के अनुसार अगर हम इसमें कोई एक लाइन ड्रॉ करें विच इज पैरेलल टू अ बेस, जो एक रेखा के समांतर हो, किसी त्रिभुज में एक रेखा जो किसी रेखा के समांतर खींचे, आधार रेखा के समांतर खींची जाए, आधार के समांतर रेखी खींची गई रेखा इनको कहीं ना कहीं काटेगी, दैट इज डी एंड ई। तो बीसी पैरेलल टू डी ये दिया गया है, और टू प्रूफ की कंडीशन में आता है कि क्या थेल्स थ्योरम है, वो ये है कि ए डी अपॉन बी डी ए ई अपॉन ई सी। ये पाया जाता है कि जो ए डी है वो आपका डी बी डी के अनुपात ए ई सी आपस में समानुपाती होंगे। ये आपकी थेल्स प्रमेय में हमें सिद्ध करना होता है। कैसे सिद्ध होगा उस पर बात करते हैं। ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब जरा इसका प्रूफ समझिए, फिर कुछ कुछ और रिजल्ट्स आते हैं उन पर और बात करेंगे। प्रूफ अगर ध्यान से देखें तो आप पाते हैं कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दैट द रूल ऑफ करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो हम काम कर रहे हैं ट्राइंगल एडीई एंड ट्राइंगल एबीसी में। ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी में बात की जाए तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ये पैरेलल तो ये फाई है तो ये भी फाई है। बाय द केस ऑफ पैरेलल ये दोनों आपस में समांतर पाए गए। बोलो क्लियर है। तो अगर आपके दो मिल गए तो तीसरा मिलने की जरूरत नहीं। देखो हम ये क्यों कर रहे हैं, पता है क्यों कर रहे हैं? इसके प्रूफ करते करते आप क्वेश्चन करना सीख रहे हैं। नहीं समझे? जब आप पहला क्वेश्चन करेंगे तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग देखना आपकी आदत में आ चुका होगा इन्हीं दो चार थ्योरम की प्रूविंग में। तो दोनों काम पैरेलल होते हैं, साथ साथ हमें प्रूवमेंट भी मिल रहा होता है। भाई थेल्स थ्योरम को सीधे लिख देना कि ये दिस इज द थेल्स, 3 सेकंड का काम है, लेकिन अगर उसमें आप 3 मिनट रहेंगे तो याद ज्यादा समय तक रहेगा, नहीं भूलेंगे आप, पूरी बात समझेंगे। इसलिए चीजों को प्रूव करना जरूरी होता है। तो वापस आए, हमने देखा कि दोनों में अगर हम देखा जाए तो एंगल जो इसका डी है वो एंगल इसके बी के बराबर है करस्पॉन्डिंग से, संगतता से। एंगल जो इसका ई है वो इसके बराबर है एंगल, ठीक है, ये भी आपका करस्पॉन्डिंग से। बाकी दो ही एंगल बराबर मिलने पर तीसरा अपने आप बराबर होता है और संयोग से वो कॉमन है, तो उसको सिद्ध करने की भी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह मिलने के बाद हम ये पाते हैं कि इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एबीसी विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, सॉरी ए उल्टा लिख गए हम, ट्राइंगल एडीई विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल एबीसी। ये सिमिलर हो गए कैसे? बाई ए प्रॉपर्टी। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी कि ए समरूपता से दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो गए? समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो समरूपता के बाद सब कुछ मिल जाता है। तो पहली बात तो समरूपता के रिजल्ट तो हमें अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसमें एडी, इसमें ए बी बराबर होगा एई, और इसमें एसी के बराबर होगा इसमें डी और इसमें बीसी के। पहली बात तो ये सिमिलरिटी से मिलता है, लेकिन सिमिलरिटी होने के बाद यहां से इसको थेल्स नहीं कहा गया, थेल्स इस बात को कहा गया जो हमें यहां से आगे प्रूव करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पार्ट को उठाएं और इसके आगे स्टेप लिखें कि ए बी अपॉन
AD इक्वल्स टू AC अपॉन AE, तो आपको शायद दिक्कत नहीं होगी। इस पूरे दो को बांट, तीसरे को हमने भूल गए, इसको हमने उठाया और पलट दिया, दिख रहा है ना। तो अब उसके बाद दोनों तरफ हम लिखने के बाद -1 कर लें। -1 करें तो हमारे सामने आ जाएगा AB माइनस AD अपॉन AD, दैट्स इक्वल टू AC माइनस AE अपॉन AE। बताओ AB माइनस AD, AB माइनस AD, BD अपॉन AD, फिर देखो AC माइनस AE, EC अपॉन AE। तो फिर हम पहुंचे, पलट दें इसको, AD अपॉन BD इक्वल्स टू AE अपॉन EC। बोलो क्लियर है। यही हमारी थेल्स प्रमेय है, समरूपता की बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, जिसमें ये पार्ट इस पार्ट के, ये पार्ट इस पार्ट के साथ अनुपातिक संबंध रखता है। बोलो क्लियर। इसके बाद एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि अगर हम AD अपॉन BD में 1 जोड़ दें और AE अपॉन EC में 1 जोड़ दें, तो AD ये जो हो जाएगा AD प्लस BD अपॉन BD, दैट्स इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो हम सिंपली कहते हैं AD प्लस BD, AB अपॉन BD, दैट्स इक्वल टू AE प्लस EC बराबर AC अपॉन EC। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही, कोई दिक्कत समस्या है नहीं है। ठीक, ये क्या सिद्ध करता है आप कहेंगे ये क्या, ये है कि पूरी भुजा और नीचे वाला हिस्सा, पूरी भुजा AB अपॉन BD, AC अपॉन EC, ऊपर वाला और पूरी भुजा, ये तो सिमिलरिटी से आ गया था, और ये दोनों भाग ये थेल्स से आ गया, थेल्स को सिद्ध कर लिया। तीसरा आपने सिद्ध किया पूरी भुजा और नीचे वाला हिस्सा, पूरी भुजा और नीचे वाला हिस्सा भी अनुपातिक होंगे, वो भी हमने सिद्ध कर दिया थेल्स के बाद। थेल्स तो यहीं सिद्ध हो गई थी, इसलिए है थेल्स प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय। ठीक, सिद्ध करने के जो एकेडमिक में मेथड्स हैं, कोई अगर ट्यूशन वगैरह हाई स्कूल के बच्चों को पढ़ाता हो तो इस तरह ना करिएगा, इसको वो स्टैंडर्ड नहीं मानते, नंबर कट जाते हैं। ठीक, स्कूल टीचर भले ही मान जाए बट बोर्ड नहीं मानता। ठीक, मतलब मैं बता रहा हूं सीरियसली, बोर्ड इस बात को थेल्स थ्योरम के प्रूवमेंट को मानता ही नहीं। बोर्ड कहता है कि जब आप सिमिलरिटी में है तो सिमिलरिटी थेल्स थ्योरम तो बेसिक थ्योरम है, उसको आप थ्योरम का इस्तेमाल करके सिद्ध नहीं कर सकते। लेकिन आपको उस बात से कोई खास मतलब नहीं है, आपको मतलब वो किसी बात पे सिद्ध हो जाए, सिमिलरिटी हम पहले समझ चुके हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम थेल्स को सिद्ध कर लें। लेकिन ये आइडेंटिकल प्रूवमेंट अगर आप 3 तरीके से, मतलब मैं इस तरीके से सिद्ध कर रहा हूं तो ये सबसे बेस्ट नहीं माना जाता। आइडेंटिकल प्रूवमेंट भाषा वाला, अगर कोई ट्यूशन वगैरह पढ़ाता हो तो माना ये समांतर है, फिर ई डैश माना ई समांतर नहीं है, फिर अंत में हम गलत थे, ऐसे करते हुए वो जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एक्सप्लेनेशन को एसएससी और इस द बोर्ड से और यूपी बोर्ड सभी किताबों में उसको स्टैंडर्ड माना गया, तो इसको वहां इंप्लीमेंट मत कराइएगा। समझने में बड़ा आसान लगता है लेकिन एग्जैक्टली वो नंबर कट जाएंगे, यहाँ के लिए पर्याप्त है। तो आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से 3 रिजल्ट आए। पहली बात ये सिमिलर, और उसके बाद ये इसके समानुपाती, पहली सिमिलरिटी वाला रिजल्ट, दूसरा थेल्स का रिजल्ट, तीसरा ये पूरी भुजा नीचे वाला अनुपात, ये पूरी भुजा नीचे वाला अनुपात भी होगा क्योंकि इस पे प्रश्न बनेंगे। ये थेल्स नहीं है, थेल्स को यही कहा गया, थेल्स की बात सिर्फ इतनी थी। लेकिन उसके बाद जो हमारे पास उपप्रमेय सिद्ध हुई, जो कोरोलरी सिद्ध हुई, वो भी हमारे काम की है, उनको भी आप अपने दिमाग में रखें। ठीक, तो इसमें कुछ लिखने की जरूरत आई थिंक है नहीं, पर्याप्त है। भाषा ये है कि अगर किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर की रेखा खींची जाए तो शेष दोनों भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती है, चाहे तो लिख भी ले। थेल्स प्रमेय आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, हेडिंग डालने पहले, उसके बाद लिखें आधार के समांतर खींची गई कोई रेखा त्रिभुज की शेष भुजाओं को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करती। A line drawn parallel to the base, a line drawn parallel to the base, parallel to the base is
पहले तो डिवाइड्स द अदर साइड्स इन द सेम रेशियो। यस, करके नोट करें। ये नोट कर लिया यहां तक। ठीक है, बना लिया।
हो गया। देखिए आगे, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, कोण समद्विभाजक प्रमेय। ध्यान दें, जैसे किसी त्रिभुज में अगर आप ये देखें कि एक ट्रायंगल है और उस ट्रायंगल में एक एंगल का आपने बाइसेक्टर ड्रॉ किया, एक ट्रायंगल आपका एबीसी है और उस एबीसी ट्रायंगल में आपने एक एंगल लिया, उसका बाइसेक्टर ड्रॉ किया, मान लो ये आपका एंगल बाइसेक्टर है, एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया, दिस इज ए बाई टू थीटा थीटा मान लिया, इसने यहाँ डी पर कट किया। तो जो गिवन सिचुएशन है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम की वो ये है कि एडी इज एंगल बाइसेक्टर। जो एडी है वो आपका कोण समद्विभाजक है, और टू प्रूव है कि जो हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रमेय है वो ये है कि ए बी अपॉन ए सी जो होता है वो बी डी अपॉन डी सी के बराबर होता है। कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार, कोण समद्विभाजक प्रमेय के अनुसार जब आप किसी एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं तो उसका बाइसेक्टर सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल मीट्स द अपोजिट साइड, डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल है। ये है कोण समद्विभाजक प्रमेय, जो आप अभी बाद में लिखेंगे कि ये जो आपके एंगल बाइसेक्टर आया इस सम्मुख भुजा को कट तो करता है, लेकिन ऐसे नहीं, ये जब कट करता है तो कोण समद्विभाजक अनुपात में ही कट करता है, उसी अनुपात में कट करता है जिस अनुपात में भुजाएं रही होती हैं। ये बात आपको शायद समझ में आ गई होगी, एग्री हैं इस बात से? तो थोड़ा ध्यान देते हैं और आगे प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी, पैरेलल टू एडी फ्रॉम सी विच मीट्स BA extended at E। हमने यहां से एक लाइन ड्रॉ की जो इसके पैरेलल है, और जब उसको आगे बढ़ाया BA को हमने, तो वो जाकर यहां पर मिलती है। ये पॉइंट आपका E पाया गया और ये दोनों आपस में समांतर है। ठीक, अब आप एक बात बताओ कि अगर ये दोनों पैरेलल हैं, प्रूफ में आइए। प्रूफ हमारा कहता है कि अगर ये दोनों पैरेलल, कुछ कुछ फिगर देखिए नहीं, ये भाषा भी वहां लिखनी पड़ेगी, उसमें लगता है टाइम। ये दोनों आपस में पैरेलल है, पैरेलल होने पर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आपस में बराबर नहीं होंगे? कौन सा नियम? करेस्पॉन्डिंग। फिर देखो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये थीटा है, तो क्या ये थीटा नहीं होगा? कौन सा नियम? ऑल्टरनेट। सही है। अब ये दोनों बराबर हो जाए तो देखो इन फिगर ट्रायंगल ए सी ई में ए ई बराबर ए सी के होगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय द रूल ऑफ आइसोसेलेस, समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर कोणों के सामने भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर आपने ये दोनों एंगल को बराबर सिद्ध कर लिया है तो इस परिस्थिति में इनके सामने की भुजाएं ए ई और ए सी को आपस में बराबर होना पड़ेगा। ये हम यहाँ प्राप्त करते हैं। बोलो किसी कोई दिक्कत नहीं? अगर यहाँ तक कोई समस्या नहीं तो अब देखिए थोड़ा आगे। नाउ ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी सी ई में, अब ट्रायंगल बी सी ई में देखा जाए, चूंकि एडी पैरेलल है
सी के, क्योंकि एडी पैरेलल है किसके, सी के, इसलिए क्योंकि एडी जो है वो आपका पैरेलल सी के, इसलिए बाई थेल्स प्रमेय के अनुसार ये इसके समांतर, तो ए बी अपॉन ए दैट्स इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी। कोई समस्या? थेल्स प्रमेय के अनुसार ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, क्योंकि ये दोनों समांतर हैं पूरे ट्रायंगल में। देखिए ठीक, फ्रॉम फर्स्ट, इसके बाद फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे देखिए, तो जहां ए ही है उसको ए सी पुटअप किया जाता है, जहां ए ही है उसको ए सी पुटअप किया जाता है, क्योंकि जो ए ही आया है वो तो बनाया गया है हमने, ओरिजिनल ट्रायंगल तो ए बी सी ही था, तो जो हमने पुट किया तो आपके सामने है ए बी, और ए की जगह हमने ए सी को रख दिया, तो ए सी बराबर बी डी, और अपॉन क्या पाया गया, डी सी। समझ में आया? तो इस तरह हमारे सामने रिजल्ट आया, उसमें ये पाया गया कि ए बी अपॉन ए सी जो है वो बी डी अपॉन डी सी के बराबर पाए जाते हैं। ये सिचुएशन आपको मिलती है। किसी कोई दिक्कत समस्या, कोई डाउट है? नहीं। तो ये आपके सामने कुल मिलाकर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम आई। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये थी कि जो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम हमने सिद्ध की, ये आपका ए पार्ट था, फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने इंटीरियर को सिद्ध किया है कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो अंता है, ठीक, बेस भी तो खींचा जा सकता है, उसको भी हम देखेंगे। क्लियर? तो पहले इतना नोट करेंगे, फिर बेस देखेंगे। लिखें, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को, किसी त्रिभुज का कोण समद्विभाजक सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभाजित करता है। किसी त्रिभुज में कोण का किसी कोण का समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड in the sides in the ratio of sides forming the angle. Angle bisector of any angle in a triangle divides the opposite side in the ratio of sides forming the angle. किसी त्रिभुज में किसी कोण का द्विभाजक सम्मुख भुजा को कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में, कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। कोण बनाने वाली भुजाओं के अनुपात में विभक्त करता है। अब नोट करें फिर, और ये इंटीरियर फर्स्ट डाल के कर लीजिएगा, फिर एक्सटीरियर वाली बात को सिद्ध करेंगे।
ये फ्रॉम सी विच मीट्स बी ए एक्सटेंडेड एट ई, सी से एक रेखा समांतर इसके खींची गई जो बी ए को बढ़ाने पर ई पर मिलती है। हो गया। अब अगली बात आती है, पूरा नोट हो गया ना। सेकेंड था एंगल बाइसेक्टर एक्सटीरियर 22। अब इसको तेजी से समझेंगे। मान लो ट्रायंगल आपका एबीसी है, आपने इसको बढ़ाया और आपने कहा कि मैं आप जो है वो 22 कोण का समद्विभाजक खींचेंगे तो वो बाहर जाएगा और फिर आधार भुजा को अंदर तो काटेगा नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। ये पॉइंट डी हो गया। ठीक है, यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर, ये मान लो थीटा, ये आपका थीटा। ठीक, तो आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन ही कहता है कि यहां पर बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी मीट्स फ्रॉम सी, सी से पैरेलल टू एडी विच मीट्स एसी एट ई। आपने यहां से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक, जिसने इसको यहां पर ई पर मिला। ये बात आपने देखी और ये जो थी वो इसके पैरेलल थी। ठीक, अब आ जाओ प्रूफ, बड़ा सिंपल सा, वही उसी तरह से बात है कि भाई ये आपका इसके समांतर है, समांतर होने पर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे। फिर देखो ये दोनों पैरेलल, तो ये अल्टरनेट है, तो ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा थीटा, ये थीटा थीटा, ये एंगल बाइसेक्टर से थीटा था ही था। तो ट्रायंगल एईसी में, एईसी में अगर आप देखोगे, एईसी में तो थीटा के सामने एई और इस वाले थीटा के सामने एसी आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आ जाओ ट्रायंगल ए बी डी में, ए बी डी में ये इसके पैरेलल, ये इसके क्या है, पैरेलल। इसलिए हमने सिंपली पाया कि ए पैरेलल है तो क्या पाएंगे, बीई बीई अपॉन ई ए।
बीई अपॉन ईए बराबर बीसी अपॉन सीडी, बीसी अपॉन सीडी। कोई दिक्कत? एड 1 इन बोथ द साइड। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन अभी आपको 2 मिनट बाद समझ में आएगा। बोथ द साइड 1 ऐड किया तो बीई अपॉन ईए +1 बराबर बीसी अपॉन सीडी +1। दोनों तरफ हमने जब 1 ऐड किया तो ये जुड़ा, तो बीई प्लस ईए अपॉन ईए बराबर बीसी प्लस सीडी अपॉन सीडी। तो बीई प्लस ईए बराबर ए बी अपॉन ईए बराबर बी डी अपॉन सी डी। ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो फर्स्ट और सेकंड को, जो ईए या ए था उसको हम ए सी पुट कर सकते हैं। तो फ्रॉम, यहां पे इसके बाद का स्टेटमेंट, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी अपॉन ईए की जगह ए सी, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी, डी सी या सी डी जो भी कहो, डी सी। समझ में आया? ये आप अपने दिमाग में रखिएगा। होता ही है कि कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि बी सी अपॉन सी डी कर दें, तो जब भी आपको लगे और आपके मन में क्यों का जवाब आए तो ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? प्रूवमेंट आपके सामने। ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन सी डी। ए बी पहले इसलिए बी डी पहले, ए सी बाद में इसलिए सी डी उसके नीचे, पूरी भुजा अपॉन ये। ठीक है? कैसे? ए बी अपॉन ए सी, प्रथम बिंदु ए बी लिया तो बी प्रथम बिंदु हुआ, ए बी पहले लिया तो प्रथम बिंदु कौन हुआ? फर्स्ट पॉइंट कौन हुआ? बी। तो बी से दूरी, ए सी बाद में लिया तो सी से दूरी, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर में कभी भी गलती मत करिएगा कि ए बी अपॉन ए सी बराबर बी सी अपॉन सी डी कर लो। बी सी अपॉन सी डी नहीं होगा, बी डी अपॉन सी डी होगा। वैसे भी एक्सटर्नल डिवीजन हमेशा होता है। जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है तो एक्सटर्नल डिवीजन का सेंस होता है कि जो बिंदु डिवाइड कर रहा है वो रेखा पर नहीं है। द पॉइंट दैट इज डिवाइडिंग द लाइन इज नॉट अवेलेबल ऑन द लाइन, वो लाइन पर अवेलेबल नहीं है। तो उस स्थिति में एक्सटीरियर डिवीजन का केस बनता है, और जिसमें प्रथम बिंदु से दूरी और द्वितीय बिंदु से दूरी देखी जाती, फर्स्ट पॉइंट से डिस्टेंस एंड सेकंड पॉइंट से डिस्टेंस देखी जाती। बात आप समझ पा रहे हैं? आधार से मतलब वहां पे हमने कहा था कोई एक रेखा, अगर आप बेस हिस्से को मान लें
और इसके पहले लाइन ड्रॉ कर लें तो ये भी आधार ही माना जाएगा। अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ द ट्राइंगल। ठीक, आधारभूत अनुपातिकता लिखते समय वहां आधार शब्द का प्रयोग किया गया। आधार से मतलब ट्राइंगल का कोई भी साइड है। ठीक है, अगर ट्राइंगल को ऐसे घुमा दोगे तो परिस्थिति नहीं बदल जाएगी। ठीक है, परेशान मत होइए उसके लिए। आप खुद सोचिए कि इसको अगर मैं सीधा करना चाहूं, ऐसे घुमा दूं, तो क्या उसी बात को रिप्रेजेंट नहीं करेगा? बट वहां आधारभूत अनुपातिकता कहते समय आधार शब्द का प्रयोग कर लिया गया बुक्स में, बट उसके लिए एक साइड शब्द ही पर्याप्त है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। हो गया, कोई दिक्कत समस्या? तो सिमिलरिटी से का जो डिस्कशन था वो कंप्लीट होता है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस आते रहेंगे, चीजें मिलती रहेंगी, बात खत्म हो जाएगी। एंड डाले मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। देखो, ध्यान समझने का प्रयास कीजिएगा। एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, और उस ट्रायंगल एबीसी में हमने ये पाया कि अगर इसमें दो मध्य भुजाओं को, मध्य दो भुजाओं के मध्य, एनी टू साइड्स के मिड पॉइंट्स को आपस मिलाया जाए तो एक रेखाखंड बन के तैयार होता है। थेल्स थ्योरम को मिड पॉइंट थ्योरम से मिलाइएगा नहीं, इसलिए मैं तुरंत बता रहा हूं। थेल्स थ्योरम में लाइन कहीं से भी जा सकती है, इन लाइन पैरेलल टू अ साइड कहीं से भी जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम में कहीं से नहीं जाएगी, मिड पॉइंट से जाएगी। बात समझ रहे हैं? जैसे ये ट्रायंगल है, ये अगर ऐसे लाइन चली जाती तो भी थेल्स लगेगी, ऐसे चली जाती तो भी थेल्स लगेगी, लेकिन मिड पॉइंट थ्योरम तब लगेगी जब मध्य बिंदु की स्थितियां बनेंगी, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक, तो मध्य बिंदु प्रमेय क्या कि अगर आपने किसी एक त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दिया जाए तो एक रेखाखंड बनता है। ठीक, तो गिवन सिनेरियो ये होता है कि ट्रायंगल एबीसी में डी कॉमा ई आर मिड पॉइंट्स। जो डी और ई हैं वो त्रिभुज के मध्य बिंदु हैं। अगर त्रिभुज के मध्य बिंदु ये आपको दिया गया है तो मध्य बिंदुओं को मिलाना है रेखाखंड, तीसरी भुजा के समांतर उसका आधा होता है। तो प्रूफ क्या है? टू प्रूव मतलब टू प्रूव, या जो हमें सिचुएशन है वो ये है कि डी इज पैरेलल टू बीसी एंड डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी। अब हम उसके बाद प्रूफ पे बात करेंगे। वैसे एकेडमिक मैथमेटिक्स में इसको वही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स की भाषा का उपयोग करके सिद्ध किया जाता है, लेकिन यहां पर हम थेल्स की मदद से सिद्ध करेंगे। थेल्स को हमने सिमिलरिटी सिद्ध किया और हम मिड पॉइंट को थेल्स की मदद से सिद्ध कर लेंगे। ठीक, तो क्या है कि ध्यान समझिएगा। अगर हम देखें तो हमारे ट्राइंगल में एडी अपॉन ए बी बराबर देखा जाए तो हमें पता है मिड पॉइंट, तो ये अगर एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, और ये वाई होगा तो ये भी वाई होगा। तो ये हो गया एक्स और ये हो गया 2x, तो ये हो गया 1/2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नहीं, फिर देखो ए ई अपॉन ए सी, ये y, ये आपका 2y, तो ये कैंसिल हुआ तो आ गया 1/2। इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड ए बी ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। ठीक,
and comma we know angle A is common. ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में फर्स्ट सेकंड से देखा तो ये अपॉन ये बराबर ये अपॉन ये, और एंगल ए दोनों ट्रायंगल में हो गया कॉमन, इसलिए वो बराबर, और अगल बगल वाली भुजाएं बराबर, बीच का एंगल इक्वल तो समरूपता, सिमिलरिटी। नहीं अभी बताया एसएस थ्योरम। तो सो दैट तो हम ये कह सकते हैं, सो इसके बाद का स्टेटमेंट, सो ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। इसलिए हमने सिंपली पाया कि जो ABC ADE है वो ABC के सिमिलर पाया गया, ADE है वो ABC के क्या पाया गया, सिमिलर पाया गया, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में कैसी होती हैं, आनुपातिक होती हैं। ठीक, इसलिए हम कह पाएंगे कि AD अपॉन AB इक्वल्स टू DE अपॉन BC भी होगा। भाई ये दो अनुपातिक थे ही थे, तो यही अनुपात, भाई ये तो हम अभी लिख ही चुके हैं ना, ये तो हमने सिद्ध कर लिया, और जब सिमिलरिटी सिद्ध कर ली तो ये भी होगा, क्योंकि सिमिलरिटी भाई सिद्ध हो गई, और अगर सिमिलरिटी सिद्ध हो गई तो ये होगा ही होगा। तो यहां आ जाओ DE अपॉन BC बराबर 1/2, इसलिए DE बराबर हाफ ऑफ BC। नहीं आया? एक बात तो हमने ये सिद्ध कर ली, बोलो समझ में आया? पहली बात, एंड एंगल D बराबर एंगल B सिमिलरिटी से, ये वाला एंगल सिमिलरिटी होने के बाद क्या इसके बराबर नहीं होगा? अब तो सिमिलरिटी हो गई ना, अब तो सिमिलरिटी सिद्ध हो गई, अब जब सिमिलरिटी सिद्ध हो गई तो सब कुछ होगा, तो क्या ये एंगल इसके बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। इसलिए अब चूंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, क्योंकि ये कैसे एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से हम ये सिंपली पाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल हैं, इसलिए DE पैरेलल टू BC। तो दोनों बातें सिद्ध हुई, पहली बात कि वो DE जो होगा वो हाफ ऑफ BC होगा, और दूसरी बात DE इसके पैरेलल होगा। नहीं आया? हमने सिमिलरिटी की मदद ली, हमने सिमिलरिटी सिद्ध कर ली। सिमिलरिटी कैसे सिद्ध की? SAS थ्योरम से, SAS थ्योरम से, बाई SAS हमने इस कहा कि SAS प्रमेय से ये दोनों त्रिभुज आपस में कैसे हो जाएंगे, सिमिलर, और जब समरूप हो जाएंगे तो उनकी भुजाएं भी अनुपातिक होंगी और ये बराबर होगा। ये जब बराबर हो गया तो ये DE, अब ये वाला पार्ट तो हम 1/2 लेके चल रहे थे, तो ये भी 1/2 हो जाएगा, इक्वल्स टू 1/2 हो जाएगा। समझ में आया? अगर ये 1/2 हो जाएगा तो इसका मतलब DE अपॉन BC 1/2 होगा, और अगर ये 1/2 का अनुपात होगा तो इसको आधा कहने में कोई समस्या नहीं आएगी। बात समझ पा रहे? अगर आधी होगी तो यही बात हमारी प्रूव करनी थी कि जो बनने वाला रेखाखंड है वो तीसरी भुजा के का आधा हो, और समांतर हमने सिद्ध कर लिया करस्पॉन्डिंग से। कोई डाउट? तो लिखें मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। शॉर्टकट में जगह जगह इसको MPT लिखते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, MPT मध्य बिंदु प्रमेय, मिड पॉइंट थ्योरम। किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। इन एनी ट्रायंगल, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स is always parallel and half of the third side. In any triangle, the midpoint of the line segment joining the midpoint of two sides, in any triangle, the line segment joining the midpoint of two sides is always parallel and half of the third side. किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और उसका आधा होता है। तीसरी भुजा के समांतर और उसका
आधा होता है। द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज पैरेलल एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। फटाक से नोट करें। इसके बाद इसका कन्वर्स आता है, वो कन्वर्स फिर अपने ऑटोमेटिकली सिंपल है। इन दो बिंदुओं को सर्वांगसम कैसे कह सकते हैं? सर्वांगसम में तो सभी अंग समान होते हैं। एडी क्या एबी के बराबर होगा? एडी क्या एबी के बराबर होगा? मतलब सिद्ध तो सब छोड़ो, वो तो बात का मैटर है, वो मैथमेटिक्स पार्ट आप अपने हिसाब से सोचो। क्या एडी एबी के बराबर होगा? खत्म बात। मध्य बिंदु से जाती है तो थेल्स की स्थितियां मिड पॉइंट थ्योरम की स्थितियों को रिप्रेजेंट करती हैं, दोनों आपस में एक बन जाती हैं। आप इसको थेल्स की मदद से भी सिद्ध कर सकते हैं। इसमें मिड पॉइंट दिया गया तो मिड पॉइंट लेके चलिए। क्या मिड पॉइंट नहीं मेंशन किया तो थेल्स ही बचेगी ना फिर, अगर पैरेलल है तो। अब मिड पॉइंट अगर ना अवेलेबल हो तो थेल्स लगेगी, क्योंकि पैरेलल का नियम होगा। ये नहीं कि कोई रेखा चली जाए, ऐसे एक लाइन थी चली गई उठा के थेल्स लगा दी गई, थोड़ा लगा दोगे। मैं थेल्स की अपनी कंडीशन है भाई, पैरेलल होनी चाहिए तो थेल्स लगेगी। मिड पॉइंट पे है और पैरेलल जा रही है तो मिड पॉइंट लगेगी। थेल्स का कन्वर्स हमने लिखा है नहीं, मुझे जरूरत नहीं लगी, क्वेश्चन आएगा तो आगे अपने आप यूज हो जाएगा। थेल्स का कन्वर्स यही है कि जो थेल्स का नियम है वो फॉलो कर लो तो पैरेलल होगी, पैरेलल है तो थेल्स का रिजल्ट मिलेंगे। शुरुआती 50 सवाल डिस्कस होंगे तो सब चीजें निचुड़ जाएंगी, उसके निश्चिंत रहिए। अभी बस अगर कोई डाउट हो पूछते जाइए। अभी आप कोई बात में कोई डाउट बचा हो तो अभी बताओ। अभी एक बात क्लियर हो गई ना, उसके बाद जब क्वेश्चन आएंगे तो सब चीजें जुड़ती चली जाएंगी, उसके लिए परेशान बिल्कुल मत होइए। रोज का होमवर्क बस इतना है कि इन्हीं को फिगर बना बना के सोचना है कि हाँ आज ये पढ़ाया गया है, बस इतना ही काम है आपका रोज, बाकी आप रिवाइज करते रहें जो पढ़ा रहे हैं। हो गया? नोट कर लिया? जल्दी करें। ठीक है, समय नहीं बचा, इसके आगे जो भी शब्द हैं अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। आपने नोट कर लिया तो मिड पॉइंट थ्योरम का विलोम, फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, और धीरे धीरे उनके साथ बात करते रहेंगे। ठीक है, तो अब सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल अगली क्लास में एंट्री करेंगे और उसके बाद फिर ये ट्राइंगल वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्वेश्चंस का डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है।